Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss HCV, hepatitis C, acute hepatitis C. First of all, we discuss what is hepatitis C, what is the complication of hepatitis C, what is the sign and symptom of hepatitis C, and what is the treatment. Okay? Yes, sir. So first of all, acute hepatitis C जो है ना, hepatitis C is caused by RNA virus that often parentally transmitted, at sometimes caused typically symptoms of viral hepatitis. इसका मतलब है ये हमारे साथ RNA वायरस है, ये बाज़ दफ़ा ये ट्रांसमिटेड है पेरेंटली, बाज़ दफ़ा जो है ना ये टिपिकल सिम्टम जो पैदा करता है वो वायरल सिम्टम होते हैं, जो वायरल हेपेटाइटिस के जो सिम्टम होता है, अलामत होता है, वही पैदा करता है. इंक्लूडिंग ये हमारे साथ ही क्या करता है, टिपिकली एनोरेक्सिया काज करता है, लैक ऑफ एपेटाइट, जिसे हम भूख करने लगने कहते हैं, एनोरेक्सिया, मलेज तक का हारा एंड जॉन्डिस, पीला यरकान जिसे कहते हैं, तो पीला यरकान वो पैदा करता है. But maybe asymptomatic. Asymptomatic का मतलब क्या है? Asymptomatic जानते हो? Symptomatic और asymptomatic में क्या फर्क है? Symptomatic symptom. जी, symptom का मतलब है अलामत. Asymptomatic का मतलब है कोई खास अलामत न हो. लाजिम नहीं. Asymptomatic का मतलब है कि इसका कोई अलामत लाजमी नहीं है कि वो हो. पेशेंट को पता नहीं चलेगा, कभी अरसे तक पेशेंट को ये पता नहीं होता कि मुझे हेपेटाइटिस हुआ है, हेपेटाइटिस सी हुआ है. तो इस वजह से मेरे ख्याल में तकरीबन हर बंदे को विद इन 6 मंथ ये फुल स्क्रीनिंग, बॉडी स्क्रीनिंग करवानी लाजमी है. ये जो साइलेंट वायरस जो होते हैं या जो खामोशी से बंदे को अंदर से खत्म करवाने वाले वायरस होते हैं ना, तो इसकी स्क्रीनिंग लाजमी होता है हर 6 महीने में. स्पेशली उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है जो एक्सपोज पीपल हो. एक्सपोज पीपल का मतलब है पैथोलॉजी वाले बंदे, जो पैथोलॉजिकल लैब्स में वर्क करता है. तो उस बंदों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप हर 6 महीने में अपना कंप्लीट स्क्रीनिंग करवा लें, क्योंकि आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि ट्रांसमिशन किस तरह होता है. तो ट्रांसमिशन में आप लोगों को पता चलेगा कि ये किस किस रूट से ट्रांसमिट होता है और किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है. तो एक ये होता है. दूसरा है परमानेंट हेपेटाइटिस. परमानेंट का मतलब है सडन आंसर जो होता है, सडन आता है सिम्टम और डिजीज, ये अचानक आता है. ठीक है. एंड दे मे कॉज टू डेथ, मौत भी वाक़ हो जाता है, बट दे आर रेयर. अचानक इससे मौत नहीं आता. बाज लोगों में आता है, क्योंकि जब ये उस स्टेज पे जाता है कि बंदे को मौत के करीब ले जाता है, तो ये इस स्टेज होगा हमारे साथ लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस तो फिर पेशेंट में डेफिनेटली डायग्नोस हो सकता है. अचानक इसकी वजह से मौत नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन बहुत कम केसेस में. ठीक है. फिर बंदे को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तकलीफ मुझे है, कोई मसला मुझे है, तो इस वजह से वो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा और डायग्नोसिस की तरफ जाएगा. तो जब डायग्नोस हो जाता है, अक्सर कई केसेस आप लोगों को पता होगा कि ये तब डायग्नोस हो जाता है जब वो लीवर सिरोसिस करवाता है. अक्सर लोगों में इसकी डायग्नोसिस तब होती है जब लीवर सिरोसिस हो जाता है. तो हमारे साथ है chronic hepatitis develop in about 75% of people and can lead to cirrhosis and rarely hepatocellular carcinoma. या तो ये हमारे साथ जो है ना वो कर लेगा सिरोसिस, लिवर सिरोसिस कर लेगा, या हमारे साथ ये कर लेगा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. जो हेपेटिक रीजन है या जो हमारा लीवर है वहां पर ये कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर. तो तकरीबन लीवर सिरोसिस और कार्सिनोमा तकरीबन एक ही चीज है. Hepatitis C virus HCV is a single stranded RNA flavivirus that causes acute viral hepatitis and is a common cause of chronic hepatitis. ये जो हमारे साथ ये जो flavivirus है, हेपेटाइटिस सी का जो ये सिंगल ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. और ये जो है ना इसको ये
इसको हम प्लेवा वायरस भी कहते हैं कि that cause acute viral hepatitis, ये acute viral hepatitis cause करता है, and as a common causes of chronic hepatitis, और इसका जो common causes है वो chronic hepatitis के हैं. तो फिर ये chronic hepatitis में जाता है. chronic hepatitis हम उस कंडीशन को कहेंगे कि ये लिवर सिरोसिस और ये कॉम्प्लिकेशन अगर काज कर लेंगे तो उसको फिर हम chronic hepatitis कहेंगे. HCV infection sometimes occur simultaneously with specific systemic disorder. Simultaneously mean sometime, बाज़ दफा ये HCV infection जो है बाज़ दफा जो है ना specific systemic disorder. Systemic disorder का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने आप लोगों को कह दिया कि हमें systemic disorder जो है ना जैसे liver cirrhosis है या मेन ऑर्गन जो है हमारे मेन ऑर्गन को अगर डैमेज कर लेंगे तो ये इसको हम सिस्टमैटिकली डिक्लेयर कर लेंगे. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ HCV, ट्रांसमिशन किस तरह होगी बताएं. ट्रांसमिशन किस तरह होगी? इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, primarily when parental drug users share needles, but also through sharing needles and also use vessels for intranasal drug use, or tattoos or body piercing with non-sterile equipments. इसका मतलब है कि हमारे साथ ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड किस तरह होगा. हमारे साथ ये कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो सकता है. अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर लेंगे तो अगर इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड एक हेल्थी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाए तब हो सकता है. और ये जो ब्लड के जरिए इस तरह होता है कि जिस तरह ये जो ड्रग यूजर्स है या वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं थ्रू इंजेक्शंस, जिसे हम एडिक्टेड पीपल कह सकते हैं, जो एडिक्टेड पीपल हो, मोस्टली जो नशा और लोग होते हैं जो नशा करता है हैवीली, जिस तरह हमने जिक्र किया पोड्रेफिन और ये सारी चीजों वाले, तो वो लोग मोस्टली थ्रू निडल या थ्रू सिरिंज इंजेक्शन लगाता है या ड्रग्स लेता है. तो वो लोग अक्सर एक दूसरे के साथ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर या एक साथी जो होते हैं वो लोग निडल शेयर करता है. एक सिरिंज से या एक निडल से वो लोग हर एक अपने आप को जो है ना वो इंजेक्शन लगाते हैं. तब जब वो वैन में या जिस जगह पे वो इंजेक्शन लगाता है तो अमूमन क्या होता है, अगर एक बंदा है वो HCV इन्फेक्टेड है तो उसकी अगर वो अपने आप को इंजेक्शन लगाता है तो वही नीडल वही सिरिंज के जरिए दूसरा जो हेल्थी बंदा है इस वक्त HCV फ्री है, जो HCV फ्री बंदा है और एक HCV ने इस्तेमाल किया है, तो HCV फ्री बंदा अगर वो इस्तेमाल करता है तो फिर डेफिनेटली उस बंदे को ये ट्रांसमिट होता है थ्रू नीडल. दूसरा हम पेरेंटल ड्रग्स यूजर जो है नीडल के जरिए और थ्रू शेयरिंग वेजल्स फॉर इंट्रानेजल ड्रग्स. वेजल्स वो बर्तन जो नाक के जरिए वो मेडिसिन लेता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. वो कोकेन और ये सारी चीजें जो लोग लेते हैं ना तो उन लोगों में वो उसी वजह से ट्रांसफर हो सकता है. और इसका एक और वजह, जो लोग टैटूज बनाते हैं, नक्शे वगैरह हाथों पे या बॉडी पे जो टैटूज बनाते हैं, तो उन लोगों में इसकी ट्रांसमिशन हो सकता है. क्योंकि जिस इक्विपमेंट से वो लोग टैटूज बनाते हैं तो उस अगर ये जो इक्विपमेंट है वो स्टेराइल ना हो और कंटामिनेटेड हो, अगर इसने एक बंदे का जो है ना HCV पेशेंट है और इसका टैटूज बनवा लिया और दूसरा HCV फ्री पेशेंट है और इसके बाद इसका बनवाता है उस मशीन या उस इक्विपमेंट्स के जरिए, तो डेफिनेटली उसको हो सकता है. एक और वजह, बॉडी पियर्सिंग विद नॉन स्टेरॉइडल इक्विपमेंट्स. जो पियर्सिंग करता है या वो जो बॉडी चीरता है कान में बालियां वगैरह डालने के लिए, नाक में या बॉडी के, और ये जो यूरोप कंट्रीज है वहां पर चेहरे में भी वो लोग वो चीजें लगाने के लिए इस्तेमाल करता है. आप लोग अक्सर मूवीज वगैरह में हम देखते हैं ना कि बॉडी में जगह जगह वो जो चीरता है या चीजें लगवाता है ना, तो उन लोगों में अगर वो इक्विपमेंट स्टेराइल न हो तो तब ट्रांसमिशन हो सकता है. ट्रांसमिशन आप लोगों के जहन में हो गया, क्लियर है? ट्रांसमिशन में तो कोई वो नहीं है. STD and vertical transmission of HCV from mother to infant are relatively rare
transmission of HCV, that blood transfusion has become rare, very rarely, since the advent of screening test for donated blood. इसका मतलब है जो हमारे साथ ये जो STD होता है या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, थ्रू सेक्स ट्रांसमिट होता है, या इसका जो ट्रांसमिशन है, और HCV फ्रॉम मदर टू इन्फेंट. इन्फेंट कौन से बच्चों को कहते हैं? माँ के पेट में हो जी, HCV infection नहीं यार, इन्फेंट की बात कर रहा हूँ. इन्फेंट कौन से बच्चे को कह सकते हैं? माँ के गोद में हो या माँ के पेट में हो या घूमने फिरने वाले बच्चा हो, कौन से? है कि वो दूध पे गुड. माँ के पेट में तो अलग चीज है. इन्फेंट का मतलब ये है दूध पीने वाला बच्चा. ठीक है. तो ट्रांसमिशन ऑफ HCV जो है ना, वो फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, वो थ्रू ब्रेस्टफीडिंग भी हो सकता है, लेकिन रेयर और रिलेटिवली रेयर ट्रांसमिशन ऑफ HCV, दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज बिकम वेरी रेयरली. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जब से स्क्रीनिंग आया है या ब्लड जब स्क्रीनिंग शुरू हो चुका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो तब से इसका जो शरह है वो थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका जो ट्रांसमिशन था वो कम हो चुका है. क्या खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है. साइन एंड सिम्टम में क्या होगा? हेपेटाइटिस सी में भी एसिम्प्टोमेटिक ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फेक्शन. ये एसिम्प्टोमेटिक होगा. एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि कोई सिम्टम ना हो HCV का. जो सिम्टम कब अपियर होगा? हम लोगों ने पहले भी इसका वजाहत की है कि इसका जो ना अक्सर हमारे साथ जब क्रॉनिक शक्ल में जाता है या क्रॉनिक इन्फेक्शन शुरू हो जाता है या ये क्रॉनिक की तरफ जाता है, तो ये फिर जाता है हमारे साथ, इसका जो है ना वो ट्रांसपेरेंस लेवल बढ़ जाता है कई सालों में. और साथ में जब ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चला जाता है, जिस तरह लिवर सिरोसिस की बात हमने की है, तो सिरोसिस में तब हमें पता चलता है, साइन भी शुरू हो जाते हैं सिम्टम. और साइन सिम्टम में हमारे साथ क्या होगा? लेथर्जी होगा, एनोरेक्सिया होगा, मलेज होगा. और जब जाएगा तो क्रॉनिक में कब होगा? अबाउट ऑफ 75% ऑफ द resultant chronic hepatitis C is usually asymptomatic or benign, but prognosis of cirrhosis. 75% of people जो है ना, तब हमारे साथ जो 75% of people है, वहां तक एसिम्टोमेटिक ही होता है, कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगा. एट द एंड ऑफ ये सिरोसिस तक जाते हैं, तब हमें डायग्नोस होता है. And 20 to 30% of people, cirrhosis often takes decade to appear hepatocellular carcinoma. इससे हमने पहले भी इसकी वजाहत की. 20 to 30% of people जो है वो cirrhosis के बाद हमें पता चलता है. ठीक है. और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की भी बात हमने वजाहत की. डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट HCV, डायग्नोसिस हम किस तरह कर लेंगे? हम किस तरह डायग्नोस कर लेंगे कि हमारे पास हेपेटाइटिस C के पेशेंट है? डायग्नोसिस के लिए हमारे साथ सेरोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें हम इनिशियली HCV, HBs और ये सारे टेस्ट हुए, हम SGBT वो कर लेंगे. ये बात ज़हन में याद रख लें, चाहे अगर 60 to 80, बिटवीन 60 to 80 अगर ये हमारे साथ SGBT आता है, 60 to 80, तो कन्फर्मली आप 2 टेस्ट जरूर करवा लेने पेशेंट के, HBs और HCV. मोस्टली इसमें एक इन्फेक्शन हो गया तो हेपेटाइटिस भी हो गया, ऐसी होगी. पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर लेंगे क्या PCR. हम फिर PCR की तरफ जाएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की तरफ हम जाएंगे, वहां से हम फिर डायग्नोस कर लेंगे. ट्रीटमेंट क्या होगी? वायरल इन्फेक्शन है तो हम वायरल ड्रग से या एलोपैथिक में वायरल ड्रग से इसकी ट्रीटमेंट होगी. लेकिन होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है वो लिख लिया. होम्योपैथिक में कौन से मेडिसिन आपके जहन में हलीम आएगा कि भाई इसे हम ट्रीट कर लेंगे? सब तो जब शेप बन
सिविक शेप चेंज करते हैं तो हमारे साथ मियाजमेटिकली जो मेडिसिन है हमारे साथ वो है पल्सटेला तुझा नहीं तुझा तो शेप बिल्कुल एज इट इज है इसका तो शेप चेंज नहीं करते लेकिन अब यहाँ हम पल्सटेला क्यों रिकमेंड करते हैं पल्सटेला हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हमारे साथ जो ये इसके थ्रू मियाजमेटिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसका पेशेंट की मिजाज जो है ना वो अचानक बदलेगा पल्सटेला की पेशेंट की मिजाज एक मिजाज के बंद नहीं रहेगा मिनटों और सेकंडों में अपना मिजाज तब्दीली कर देगा जब खुश हो तो अचानक गम में जाएगा जब गम में हो तो अचानक खुश हो जाता है छोटे छोटे बातों पे अगर आपके पास पल्सटेला का पेशेंट आ जाता है तो इसका मिजाज किस तरह होगा बिल्कुल खुश अगर होगा लेकिन आप लोग थोड़ी सी इसको जो है ना गम और खफगान की जो बात है थोड़ी सी बात आप अगर सुना लेंगे तो डायरेक्टली इसके जो है ना लेक्रिमेशन शुरू हो जाएगी और इसके आंखों में से आना शुरू हो जाएगा रोने लगेगा तो इसका मिजाज चेंज होता है तो इस वजह से हम पल्सटेला रिकमेंड करते हैं और कई पेशेंट मैंने हेपेटाइटिस सी का जो है ना पल्सटेला से रिकवर किए थ्रू साइन एंड सिम्टम हम जाएंगे तो आगे हमारे पास इसके पास फिर हमारे साथ है चिलिडोनियम भी है क्योंकि लीवर प्रोटेक्टिव है हमारे पास जो है ना चिलिडोनियम के अलावा क्या है चाइना भी है चाइना कंट्री नहीं चाइना मेडिसिन तो चाइना मेडिसिन से हम क्यों हमें कौन सी मदद मिलेगी क्योंकि ये एक टॉनिक है बेहतरीन टॉनिक है हमारे पास अल्फाल्फा भी है थ्रू सिम्टोमेटिकली अगर एक्यूट हो अगर हमारे पास सिम्टम हो एनोरेक्सिया की तो तब ट्रीट कर लेंगे हमने बताया ना कि मलेज के लिए एलर्जी के लिए हमारे साथ ये भी है अरमेट भी है हमारे साथ अरमेटालिकम अरमेट भी हम इस्तेमाल कर लेंगे जी और कुछ मेडिसिन अगर पाँव में दर्द हो तो फिर हमारे साथ ब्रायोनिया भी है बेसिलिनियम भी है कार्सिनोसिनियम भी है कार्सिनोसिनियम भी क्योंकि कार्सिनोसिन क्या कर सके टू प्रिवेंट द कैंसर तो यहाँ हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात की है ना होगा कार्सिनोसिन भी होगा बेसिलिनियम भी एक वायरल इन्फेक्शन का एक वायरल मेडिसिन है बेहतरीन एंटीवायरल है हमारे साथ होम्योपैथिक में बेसिलिनियम है सिप्लिनियम भी है सिप्लिनियम हम क्यों इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस होगा डिजेनरेशन शुरू हो जाता है लीवर का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है ना जब सिरोसिस होता है तो तब भी हम सिप्लिनियम इस्तेमाल कर लेंगे यार मेट भी डिजेनरेशन में बेहतरीन रोल प्ले करता है तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ हम इससे according to the sign and symptom a patient will recommended homeopathic medicine इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है ये थेरापेटिक इंडेक्स नहीं है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट की नॉलेज के लिए है ये पेशेंट के लिए नहीं है कि वो चाहे जाके किसी स्टोर से ये सारे होम्योपैथिक मेडिसिन खरीद के और सारे शुरू कर लेता है तो ये गलत बात है फिर इसके डोजेज है बंदे की एज और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए एक डॉक्टर रिकमेंड कर लेगा कि भाई पल्सटेला कौन से डोज में देंगे मैंने इसलिए यह वजाहत नहीं की है पल्सटेला की क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ मेडिकेशन की तरफ पेशेंट जाए पेशेंट को चाहिए कोई डॉक्टर के पास जाए और वो अपने इसके मरीज के मुताबिक इसको रिकमेंडेशन कर देगा न चाइना की न चिलिडोनियम की और किसी भी और भी हमारे साथ कैपेमेडिसिन नेक्स्ट भी है हमारे साथ ये सारे इसमें हमारे साथ कारआमद है तो हम पेशेंट की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए एक डॉक्टर रिकमेंड कर देगा कि इस पेशेंट को कौन सी दवा की जरूरत है ठीक है भाई समझ आ गया एचसीवी क्लियर हो गया नहीं एचसीवी चैप्टर क्लियर हो गया डिजीज अगर किसी में है तो एज इट इज है वो तो क्लियर नहीं है हो गया भाई कोई सवाल है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज